बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनके कॉलम सुनते हैं, बहू बेटियों का गिनाइया और सफारती आदाब। ये कॉलम 8 अप्रैल 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। पीपल्स पार्टी भुट्टो ग्रुप की चेयरपर्सन गुलमा भुट्टो ने कहा है कि वो सिंध की बेटी हैं, मरने के बाद इसी धरती में दफन होंगी, यहीं जिएंगी और किसी दूसरे मुल्क में नहीं जा रही हैं। वो 4 अप्रैल को गढ़ी खुदाबख्श लाड़काना में पीपीपी के बानी चेयरमैन की 20वीं बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी भुट्टो ग्रुप के ज़ेर एहतमाम एक मरकजी जलसे से खिताब कर रही थी। इस मौके पर सिंध की बेटी होने की दावेदार बनने के अलावा गुलमा भुट्टो ने एक दिलचस्प बात ये कही कि 20 साल कबल लोग जलसों में खुद पहुंचते थे, मगर अब आवाम को खुद लाना पड़ता है। कल मैं गढ़ी खुदाबख्श आई तो एक जानिब बड़े बड़े शामियाने और तेज़ रोशनियाँ थीं, जबकि दूसरी जानिब ज़्यादा रोशनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि इससे बात सामने आ गई कि एक अमीरों का कैंप है और दूसरा गरीबों का, गरीब और मजलूम आवाम का कैंप। अमीरों के कैंप में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ये रकम गरीबों की फलाह बहबूद और खबरगिरी पर खर्च नहीं की गई। ऐसा किया जाता तो लाला जहांगीर और जहांजेब जैसे दीगर कारकुन खुदकुशी न करते। जाहिर है अलग अलग मुनक़िद होने वाले दोनों में पहला जलसा बेनज़ीर भुट्टो का और दूसरा गुलमा भुट्टो का था, क्योंकि यही दोनों भुट्टो की सियासत और सकाफत के अलग अलग वारिस होने के दावेदार हैं। बहरहाल गुलमा भुट्टो को दोनों जलसों का मुआवजा नहीं करना चाहिए था। मिसल मशहूर है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो एक जलसे की मुंतजिमा या इंतजामिया के पास इतनी चमक है कि उसके इस्तेमाल से उनका जलसा दमक गया होगा, बल्कि वो इतनी फैली होगी कि महक भी गया होगा। इसके बरक्स दूसरी बेचारी के पास चूँकि वाफिर मकदार में चमक नहीं है, लिहाजा उसका जलसा पिचक भी गया होगा और लटक भी गया होगा, यानी कामयाबी और नाकामी के दरमियान में मुअल्लक हो गया होगा। बहरहाल ये तो यकीनी बात है कि पहला जलसा बहुत ही फौकुल भड़क होगा, जिसकी ज़ियारत के लिए हज़ारों दूसरे लोगों के अलावा इस्लामाबाद से 3 मुस्लिम मुल्कों के सफ़रा भी लाड़काने तशरीफ़ ले गए थे। मेरे एक दोस्त ने पूछा कि क्या मुतल्लिका सफ़रा का ये फैसला किसी दूसरे मुल्क के सफारती आदाब के असूलों के मुताबिक है कि वो किसी ऐसे शख्स की बरसी में शिरकत करें जिसे उस मुल्क की अदालत उज़्मा कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी दे चुकी हो। और क्या अगर पाकिस्तान का सफ़ीर मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमीन के किसी शहीद के लिए किसी मिस्री घर में ईसाल सवाब की किसी महफिल में शिरकत करे तो मिस्री हुकूमत उसे बर्दाश्त कर लेगी? मैंने जब देखा कि मेरे दोस्त खारजी सियासत में बह गए हैं, उन्हें अपनी दाखिली सियासत की फिक्र ही नहीं है, तो मैंने मुनासिब ही समझा कि मैं जाए वारदात, यानी जहाँ ये गुफ्तगू हो रही थी वहाँ से खिसक लूँ। गुलमा भुट्टो की इस बात में बहुत ज़्यादा वजन नहीं है कि अगर जलसे पर उठने वाले करोड़ों रुपए के अखराजात गरीबों की फलाह बहबूद और खबरगिरी पर खर्ची जाते तो लाला जहांगीर और जहांजेब वगैरह खुदकुशियाँ न करते। हमारे मुल्क की सियासत में नूर जहाँ सलामत रहें। तो लाला जहांगीर और जहांजेब बेटे खुदकुशियाँ करते ही रहेंगे। गुलमा भुट्टो ने अपनी तकरीर में यह भी कहा कि यह ख्याल गलत है कि बेनज़ीर नाअहल बन जाने से मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि उनके ख्याल में बेनज़ीर और नवाज़ दोनों ही नाअहल हैं, लिहाजा इक़्तिदार मेरे हवाले कर दो। क्या गुलमा भुट्टो ने यह नहीं देखा कि काजी हुसैन अहमद, मौलाना ताहिरुल क़ादरी, इमरान खान, अज़हर खान, फारूक लगारी भी इसी तरह कहा करते थे? फिर गुलमा भुट्टो ने सिंध की बेटी होने का दावा भी बिला वजह किया है। वो सिंध की बहू हैं। हमारे मुआशरे में बेटी से सिर्फ मोहब्बत की जाती है, जबकि बहू से मोहब्बत भी की जाती है, उसका एहतराम भी किया जाता है। किसी भी ख़ानदान में सही अहमियत बहू की मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि बहू 100 बरस के न्यो, यानी बहू अपनी कारगुजारियों से ख़ानदान की जो भली बुरी रवायत कायम कर जाती है, उसके भले बुरे असरात सैकड़ों बरस तक कायम रहते हैं। गुलमा भुट्टो को तो खुश होना चाहिए कि वो सिंध की बहू हैं। बेटी तो ख़ानदान में बहू की ताबे होकर रहती है। इसीलिए जब शरीफ घरानों की बहू बेटियों और औरतों का जिक्र आता है तो हमेशा बहू को मुकद्दम रखा जाता है। मसलन हम बहू बेटियां क्या जाने, या तौबा तौबा कोई शरीफ घरानों की बहू बेटियों के सामने भी ऐसी बातें करता है। घरेलू मामलात में मशवरे बहू से किए जाते हैं। सास जब अपने अजारबंद की से कुंजी खोलती है तो बहू के हवाले करती है। ये अलग बात कि कोई बेटी ऐसी दूरंदेश हो कि वो बहू के घर में आने से पहले ही माँ के अजारबंद से कुंजी निकाल ले। ऐसी सूरत में बेचारी सास के पास होगा क्या जो वो बहू को दे सके, बल्कि ऐसी सूरत में तो बेचारी सास
اپنے پوتے پوتی سے ملنے سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہم کہاں پھنس گئے ہیں ساس بہو اور نند بھاوت کے قضیے میں، ہم کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑے ہم۔ تو اب ہم کو جو کچھ نبیڑنا ہے اگلے کالم میں ہم نبیڑیں گے۔ کالم آپ سن رہے تھے بہو بیٹیوں کا غنائیہ اور سفارتی آداب، اسے تحریر کیا تھا شاہ ملک فاروقی صاحب نے، اور یہ شائع ہوا تھا 8 اپریل 1999 کو۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔